तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब तक की क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का मात्रक और भूमिति सूत्र के बारे में हमने चर्चा किया। तीसरा जो पॉइंट पॉइंट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो संबंध था वो रेखीय समाकलन के रूप में कैसे था, उसके बारे में डिस्कस किया था। चौथा जो टॉपिक आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम। हमने वैद्युत विभव को किसी बिंदु आवेश और किसी सिंगल आवेश के कारण हमने कैलकुलेट किया था, जो कि चौथे पॉइंट हमने कवर किया था। पांचों पॉइंट्स को हमने टॉर्क के तौर पे देखा था कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टॉर्क से रिलेटेड मूवमेंट क्या होता है। तमाम छोटी छोटी चीजों को हमने यहाँ पे चर्चा किया था। तो आज के क्लास का जो सारांश होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू डाइपोल। हम ये देखेंगे कि किसी डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर उसके एक्सियल पोजीशंस, उसके ब्रॉडन पोजीशंस या एट एनी पॉइंट, मतलब किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक्स की तरफ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत विभव के मान को निकालना है। तो हम तीन स्थितियों में वैद्युत विभव के मान को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। पहली स्थिति को हम कहते हैं अच्छी स्थिति, यानी एक्सियल पोजिशंस, और दूसरी स्थिति को हम कहेंगे निरक्षी स्थिति, यानी ब्रॉडन पोजिशंस या लॉन्गिट्यूडनल पोजिशंस। तीसरी स्थिति को हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम ये सीखेंगे कि एक्सियल पोजीशंस क्या होता है, ब्रॉडन पोजीशन क्या होता है, और एट एनी पॉइंट का कंडीशंस क्या होता है। जब मैं आपसे पूछूं कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है, तो नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास दो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें यहाँ पे एक्सिस को कैलकुलेट करना है। पहले हम ये देखेंगे कि एक्सिस क्या होता है। दोनों चार्ज को ज्वाइंट करने वाला जो लाइन होता है, वो लाइन ही इस डाइपोल का एक्सिस कहलाएगा। इसको हम कहेंगे एक्सिस। ओके, ब्रॉडन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, दोनों चार्ज को इक्वल डिस्टेंस पर सेपरेट करने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, सेपरेट करने वाला जो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है इक्वल डिस्टेंस पे, वाई और वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो सीधी रेखा होती है, उसी रेखा को हम अक्ष कहते हैं, जिसको हम अच्छी स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो दोनों आवेशों को बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर अलग करने वाली जो रेखा होती है, जैसे कि यहाँ पे वाई वाई डैश मैंने दिखा रखा मैथमेटिकल प्रोसेस में, यहाँ पे एक्स वो एक्स डैश दिखा रखा है। तो एक्स और एक्स डैश ये इसका अच्छी स्थिति कहलाएगा, यानी इस डाइपोल का, ये जो आपको डाइपोल दिख रहा है, इस डाइपोल का एक्सियल पोजीशन है। यहाँ पे इस कंडीशन में वाई वाई डैश इस डाइपोल का ब्रॉडन पोजीशन कहलाएगा। जब मैं बात करता हूं एट एनी पॉइंट का, तो मतलब ये हुआ कि डाइपोल होगा, डाइपोल में दो चार्ज होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2l एज्यूम कर सकते हो आप, 2a कर सकते हो, 2x कर सकते हो, एटसेट्रा। पहले कंडीशंस में हमने एक्सिस को लिया था, दूसरे कंडीशंस में हमने निरक्षीय स्थिति यानी ब्रॉडन पोजीशंस को लिया था, तीसरी स्थिति में हम एट एनी पॉइंट का मतलब न तो वो उसके अक्ष पर होगा, न तो उसके निरक्ष पे होगा, वो किसी अन्य बिंदु पे होगा। तो हम यहाँ पे अन्य बिंदु को हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे, ये मिड पॉइंट से कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, और इसको बोलेंगे एट एनी पॉइंट। यानी इन तीन स्थितियों में एक बार हम यहाँ पे विभव को कैलकुलेट करेंगे,
एक बार यहाँ पे विभव को कैलकुलेट करेंगे और एक बार हम यहाँ पे विभव को कैलकुलेट करेंगे। तो इन तीनों स्थितियों में हम विभव का क्या मान होगा आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो अक्ष कहलाती है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है दोनों आवेश को अलग करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जैसे कि y व y डैश, वो उसका निरक्ष कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अच्छी स्थिति का कैलकुलेशंस करेंगे, फिर उसके बाद निरक्षीय स्थिति का कैलकुलेशंस करेंगे और एट एनी पॉइंट का कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तो हमें इस पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना, एज ए कॉन्सेप्चुअल चीज को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अच्छी स्थिति की जब मैं बात करता हूं तो मैंने मान लिया कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया 2l। कितना? 2l। ये मैंने दिखा दिया 2l, यहां से तक का डिस्टेंस। ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपका l और ये हो जाएगा आपका l। मिड पॉइंट o से उसके ये एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, ये इसका एक्सिस है। अभी जस्ट मैंने बताया कि दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसका एक्सिस कहलाता है, यानी उसका अक्ष कहलाता है। यानी इस डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से उसके एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया और इसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीजों को एज्यूम करना होगा। इस पॉइंट पी पे हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे रख दिया है टेस्ट चार्ज, जो कि ये आपका टेस्ट चार्ज को सोल्व कर रहा है। ओके, मिड पॉइंट ओ से इस टेस्ट चार्ज की जो दूरी है वो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आर कर लो, एक्स कर लो, तो हम यहाँ पे आर कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ये कितना डिस्टेंस है, ये आर है। ओके, सिंपल सी भाषा में ये आर है। तो एक बार और फिगर को वॉच करते हैं। दो चार्ज हैं, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन चार्ज का नेचर क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। इन चार्ज के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस हमने मान रखा, ये स्मॉल डिस्टेंस होता है, जो कि मैंने बहुत ही पहले बता रखा, इससे अगली वीडियो मैंने बता रखा, ये स्मॉल डिस्टेंस होता है 2l। इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को सॉल्व कर रहा। चूंकि डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से, जब मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये एल हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ध्यान से देखिएगा, उसके एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट पी लिया और इसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना है। यानी हम वैद्युत विभव को इसी बिंदु पी पर गणना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बिंदु पी पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो इसके लिए हमें एक परीक्षण आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि इस बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश रखा गया जिसको हम प्लस क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे चीजों को समझेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट पी है इस नेगेटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है और ये जो पॉइंट पी है इस पॉजिटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो पॉइंट पी है इस नेगेटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप कहेंगे सर ये आर है और ये एल है। इस आर में अगर हम एल को जोड़ देते हैं तो यहां से इसका ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। इस पॉइंट पी का इस चार्ज से क्या डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका आर है और ये डिस्टेंस आपका एल है। तो अगर इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर माइनस एल। बस यहां तक हो गया। अगर आपने इतना कर लिया तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर लोगे। इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकालना है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट पी, यानी बिंदु पी पर जो विभव होगा उस विभव को हमें निकालना है। तो इस बिंदु पी पर दो विभव काम करेगा। दो विभव काम करने का मतलब है कि एक तो इस पॉइंट चार्ज के लिए V1 होगा और इस पॉइंट चार्ज के लिए V2 होगा। चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी न होकर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे हम अलजेब्रा के सिंपल रूल से जोड़ देंगे। तो पॉइंट पी पर जो हम उसका टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो इसे हम V एक्सियल कर देते हैं यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि V1 क्या, तो V1 का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q। V2 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q। ओके, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वीडियो में दे रखा था। तो V1 की जो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
मैंने पहले बता रखा है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे साइन के साथ रिप्रेजेंट करना मस्ट हो जाएगा, उसके नेचर के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो V1 की वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपान डिस्टेंस कितना आपका दिख रहा है R+L का, तो R+L। ओके, प्लस लगा देंगे, प्लस लगा हुआ 1/4πε0 इस चार्ज की वजह से निकल रहा, तो प्लस क्यू अपान R-L। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सब में देख रहे हैं Q/4πε0 सब में कॉमन है। ओके, कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम पहले कर लेते हैं 1/R+L माइनस 1/R-L। सॉरी, ये माइनस होगा और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा, ये नेगेटिव साइन है ये। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, तो VXCL Q/4πε0, यहाँ पे हम A+B और A-B का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर, इधर चला जाएगा R+L, ये माइनस साइन है तो इसके साथ हो जाएगा माइनस R, और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस में मिलकर हो जाएगा +L। R एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो VXCL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/4πε0 2L/R² इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ देंगे यहाँ तक। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाकर अभी इस स्टेप तक हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीजों को हम यहाँ पे एजम्पशंस करेंगे। क्या करेंगे, डाइपोल का मतलब होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी 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 स्मॉल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो बीच का डिस्टेंस होता है वो मिलीमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे फिगर में ये जो R है वो L की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों, चूंकि ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में, ये माइक्रोमीटर में होगा, ये मीटर में होगा, तो ये R वाला डिस्टेंस L वाले डिस्टेंस से वाकई में बड़ा है। तो हम इसी चीज का हम यहाँ पे एजम्पशंस करेंगे और हम बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे कुछ यूटिलाइज करेंगे और कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस को देखेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने जो इक्वेशंस बनाया है वो VXCL इज इक्वल टू 1/4πε0 2L/R² - L², और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। आप सभी को पता है कि R is greater than L, तो R² is very greater than L², so R² is greater than L², यानी ये क्वांटिटी काफी बड़ी है और ये क्वांटिटी काफी छोटी है, ये बड़ी है और ये अत्यंत छोटी है। तो जो अत्यंत छोटी क्वांटिटी होगा उसे मैथमेटिकल प्रोसेस के तौर पे हम इसे इग्नोर कर देंगे। जब इसे इग्नोर कर देंगे तो इसकी वैल्यू को हम मान लेंगे 0। ओके, सो अतः VXCL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0, यहां पे Q छूट गया, Q इंटू 2L/R²। आप जानते हैं, वी नो डैट, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2L। तब VXCL इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, इस पूरे क्वांटिटी के जगह हम क्या सेटअप कर देंगे, P की वैल्यू सेटअप कर देंगे, तो P/R²। ये आपका एक्सियल पोजीशंस के तौर पे
एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हुआ, कैलकुलेशन हुआ, जिसको हम एक डेरिवेशंस के तौर पर हमने यहाँ पे देखा। क्लियर? कुछ चीजों को हमें समझना है। अब जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताया, इससे पहले वाली वीडियो मैंने इसके बारे में बखूबी तरीके से चर्चा कर रखा है, तो वो कैसे आ रहा है, उसके पीछे का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। कुछ चीजें माइंड से स्लिप कर जाती है जो कि हम क्लासरूम के टाइम नहीं बता पाते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे डायमेंशंस का जिक्र नहीं किया था, यूनिट का जिक्र नहीं किया था, डायरेक्शंस का जिक्र हमने कर रखा था, दिशा क्या होता है उसके बारे में मैंने बता रखा था, लेकिन बीमा क्या होता, मात्रक क्या होता, हमने नहीं बताया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप निकाल नहीं पाएंगे। चार्ज का यूनिट क्या होता, कूलाम होता है, ये डिस्टेंस है, मीटर हो जाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट का जो यूनिट हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका सीजीएस सिस्टम में निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम क्लासेस के दौरान उसे इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशंस। हम उसके एक्सियल पोजीशंस पे डाइपोल क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पूरा का पूरा चर्चा किया। मस्ट ये है कि हम थोड़ा सा इस एजम्पशंस को भी ध्यान रखेंगे कि ये क्वांटिटी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, चूंकि ये किस में होता है, ये मीटर में होता है, और नॉर्मली ये किस में होता है, ये मिलीमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है? तो ये बहुत ही ये क्वांटिटी बड़ी होती है, ये क्वांटिटी अत्यंत छोटी होती है, तो जो छोटी क्वांटिटी होता है उससे हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसके जगह हम यहाँ पे जीरो को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू लगभग जीरो होगा, तो हम इस चीज को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो हो जाएगा वी एक्सएल इज इक्वल टू 1/4 क्यू टू 2l की जगह आपको पता है कि हम यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट सेटअप कर देते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं हम ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या होता है। देखिए, जब हम ब्रॉड ऑन पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, डाइपोल वही होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका डिस्टेंस हमने 2l ले रखा है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 2l। अब ये इसका क्या था, इससे पहले हमने बता रखा था, ये इसका ब्रॉड ऑन पोजीशन था, y डैश इसका ब्रॉड ऑन पोजीशन होता है, और ये जो मिड पॉइंट्स होके जा रहा। अब मैंने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु, इस द्विध्रुव यानी इस डाइपोल के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया, और इसी बिंदु P पर आपको विभव की गणना हमें यहाँ पे करनी है। तो एक बार तो हम नेगेटिव चार्ज के लिए हम इस पॉइंट P पर पोटेंशियल्स निकालेंगे, और एक बार हम पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो अब इसके लिए वजह से जो पोटेंशियल्स हो जाएगा वो हो जाएगा V1, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V2। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखना, वॉच करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन बिल्कुल अपोजिट है। पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो ये हो जाएगा r, यहां बनेगा राइट एंगल 90 डिग्री, और ये हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब हम V1 की वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिमिलरली जब हम V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब पॉइंट P पर अगर हम ब्रॉड ऑन पोजीशंस वाला टोटल पोटेंशियल्स निकालें तो हो जाएगा V1 प्लस V2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का साइन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, जी आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का मान ब्रॉड ऑन पोजीशंस पर कितना होता है, 0 होता है, यानी वैद्युत विभव का मान निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। कैसे 0 होता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्वांटिटी -5 है और ये क्वांटिटी +5 है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों को -5 + 5 जोड़ेंगे तो 0 तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का अमाउंट भी सेम है, चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन एक्सियल पोजीशंस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अच्छी स्थिति में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आ रही थी कि दूरी बराबर है, नेगेटिव चार्ज के लिए दूरी ज्यादा था और पॉजिटिव चार्ज के लिए दूरी कम था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों के लिए दूरी क्या है, सेम है। चार्ज का नेचर बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 0।
तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग हमें दौड़ाना नहीं है, बस मोटे मोटे तौर पे जानेंगे कि ब्रोडन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम एट एनी पॉइंट की बात करते हैं, एट एनी पॉइंट का मतलब कि किसी अन्य बिंदु पर न तो अच्छी स्थिति में रखा गया न तो निरक्षी स्थिति में रखा गया, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये था आपका 2L और ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ एंगल बनना है थीटा और मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P लिया, इसी पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट तो इसका डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, तो हम बोर्ड के नजरिए से अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो का रेंज बहुत बड़ा ना हो, इस वजह से मैं कॉन्सेप्ट को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपन r²। क्लियर। अब थीटा यहाँ पे क्या आपके सामने दिख रहा है कि फिगर में थीटा का क्या यहाँ पे रोल है। यहां से दो कंडीशंस अगर हम अप्लाई करें, इफ लगा के, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये जो पॉइंट P है उसके एक्सिस पे आ जाए, ये पॉइंट P जब उसके एक्सिस पे आएगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो वैल्यू हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो P/r²। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर रहा हूं तो ये थीटा रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो एंगल कितने बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ब्रोडन पोजीशन। 0 डिग्री के लिए हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, यही आपका एक्सियल पोजीशन है, और 90 डिग्री के लिए हम कहते हैं ब्रोडन पोजीशन। ब्रोडन पोजीशन, क्योंकि ब्रोडन पोजीशन से क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू में पता है 0 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी बता रहा है कि एक्सियल पोजीशंस पे वैल्यू, एक्सियल पोजीशन में वैल्यू क्या होगा और ब्रोडन पोजीशन में वैल्यू क्या होगा। लेकिन इससे पहले हमने पूरा कैलकुलेशन करके देखा कि वैद्युत विभव का मान अच्छी स्थिति में कैसे क्या होता है और वैद्युत विभव का मान निरक्षी स्थिति में कैसे क्या होता है। अन्य बिंदु पे निकालने के लिए ये फार्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, इससे हम न्यूमेरिकल्स लगाते समय सीधे सीधे इसका यूज कर देंगे। तो कल के क्लासेज में हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न से अभी तक हमने जितना इस चैप्टर में कवर किया, उस चैप्टर में जो जो मैंने कवर किया उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं। एस.सी. वर्मा का बुक है, कुमार मित्तल का बुक है, तमाम ऐसे बुक होते हैं, उन सारे बुक्स हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को लेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कल का क्लास जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अगले वीडियो का जो इंफॉर्मेशन होगा वो आपको सही टाइम पे मिल पाए। बेल आइकन दबाना मस्ट है, कुछ लोग बेल आइकन को दबाते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है उन लोग को। फिलहाल तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।